हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज को। आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफंड का चैप्टर। और गाइज ये जो चैप्टर है ना, ये एग्जाम्स के अंदर 8 मार्क्स का आपके पास एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और आई वुड से कि डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 90% चांसेस हैं कि ये आता ही आता है। 4-5 अटेम्प्ट में से एक बार कभी ऐसा होता है कि ये नहीं आएगा, बट अदरवाइज ये आता ही आता है। और साथ के साथ एमसीक्यूज में भी आपको इसमें से देखने को मिल सकता है, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का पार्ट आपको। तो इन नटशेल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 मार्क्स के आसपास आप इस चैप्टर से कवर कर सकते हैं। तो छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते इस चैप्टर को, और बहुत ही इजी है अगर आपको एक बार इसकी चीज समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई अज्यूम कि आपने ये चैप्टर के रिवीजन किया हुआ है, आपको पता है इस चैप्टर में क्या क्या है, किस किस चीजों के बारे में, किस किस कंटेक्स्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली बात है कि भाई इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो भाई आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, अब डिपार्टमेंट का काम है उस रिफंड को सैंक्शन करना। तो भाई क्या डिपार्टमेंट को के ऊपर कोई टाइम लिमिट दी गई है? तो भाई यहां पर सीधी सी बात है कि यस, रिफंड हैज टू बी सैंक्शन विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसको आपको ध्यान में देना है। आपने एप्लीकेशन दे दी, दैट डजंट मीन कि आपको उसी एप्लीकेशन के टाइम पे आपको वो चीज फुलफिल हो जाएगी आपकी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी होगी। उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ सकती है, आपके पास डेफिशिएंसी मेमो सेंड किया जा सकता है। जब हर मामले में उस एप्लीकेशन को कंप्लीट मान लिया जाएगा, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर यह चीज हो जाएगी कि इस पॉइंट के बाद 60 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड जो है वो इनिशिएट हो जाना चाहिए। अदरवाइज 60 डेज के एक्सपायरी के बाद जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट का जो रेट है वो मिनिमल सा है, 6%, बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं यहां पर ये। अब इसमें क्या है कि एक दूसरी चीज हमने देखी है, प्रोविजनल, जो आपको प्रोविजनली आपको जो रिफंड मिल जाता है 90% जो आपको याद है, जो कि 7 दिन के अंदर वापस किया जाता है। तो भाई उसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रोविजनल रिफंड दिया जा रहा है 90% ऑफ द अमाउंट का, विच इज रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, जो आप जीरो रेटेड सप्लाईज करते हो उस केस के अंदर आपको मिलता है आईटीसी का रिफंड made by certain categories of registered persons in terms of section 54, the provisional refund has to be given within 7 days। वहां पर आपके पास 7 डेज की लिमिट यहां पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये बात करता है डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए हमें सिमिलर प्रोविजन देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या होता है कि जब भी ये बिजनेस करने के लिए एक किसी और जगह पर जाते हैं तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पर आपका एक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जिसके अंदर, जिस रजिस्ट्रेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि आपको एडवांस डिपॉजिट करना होगा। और जैसे ही वो एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद वो वहां पर बिजनेस करते रहते हैं, और जितना भी उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो लायबिलिटी बनती जाती है, उसमें से रिड्यूस होता जाता है। तो अब क्या हुआ कि वो बिजनेस करते रहे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, नाउ दे डिसाइडिंग कि भाई अब यहां पर इस जगह से वो फर्दर बिजनेस नहीं करने वाले, अब यहां से वो सामान उठाकर चले जाएंगे। तो उनको क्या करना होगा, क्या उनको जो बचा हुआ अमाउंट है, जो उनकी लायबिलिटी बनी ही नहीं, टैक्स का जो उन्होंने एडवांस डिपॉजिट किया था उसमें से कुछ अमाउंट बच गई है, तो उस अमाउंट का क्या होने वाला है? तो वो जो अमाउंट होगी वो आपको रिफंड के तौर पर मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जब आप फाइनल रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद मिलेगा। साथ के साथ एक कंडीशन ये और दी जाती है आपको कि भाई आपने जितनी भी ड्यू डेट्स आई हैं आपकी, जो आपके रिटर्न्स हैं, वो आपने सेक्शन 39 के अंडर वो टाइम से आपने फाइल करी होनी चाहिए। तो इस आंसर को ड्राफ्ट किस तरीके से करेंगे? तो भाई जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया जाता है बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिफंडेड ओनली व्हेन सच पर्सन इन रिस्पेक्ट टू द एंटायर पीरियड, जितने टाइम वो अपने काम में रहा, तो उस केस के अंदर आपने सेक्शन 39 के अंडर आपने वो चीज आपने अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल कर दी हो। Further, refund of any amount after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 at the time of registration shall be claimed in the last return। जो last return आप फाइल करोगे उसमें आप उस रिफंड को क्लेम कर सकते हो। तो बहुत ही इजी सा पार्ट है इनके लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? इन केस ऑफ रिफंड अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स whether BRC FIRC is necessary for granting refund। अब ये BRC FRC क्या होता है? तो भाई BRC का मतलब होता है बैंक रिसिप्ट सर्टिफिकेट, और FIRC का मतलब होता है आपके पास फॉरेन का, जो जैसे आपके पास फॉरेन की जो रेमिटेंस आती है तो उसका एक प्रमाण होता है कि भाई हाँ आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आया है वो रिसीव हो गया है या नहीं हो गया है। तो भाई इस केस के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज बाहर बेचते हैं,
ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास पैसा आता है, वो पैसे को एक्नॉलेज करने के बाद कि जो आपने एक्चुअल में गुड्स बाहर बेचा है, जिसमें आपने टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनी, आईटीसी का आपने रिफंड लेना है, तो उस केस के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं। इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे आपको बाद में रिफंड ग्रांट किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो आपने पेमेंट रिसीव ही नहीं की है, तो आपको वो जो रिफंड मिला है वो वापस भी करना पड़ता है। तो भाई इस केस में क्या है कि भाई इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स द रिफंड्स रूल डू नॉट प्रेस्क्राइब बीआरसी एफआईआरसी। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में वहां पर गए हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड है, हर चीज का डिटेल रहता है। बट दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो भाई सर्विसेज के केस के अंदर इन चीजों का नहीं पता होता, तो वहां पर आपको ये चीज करनी पड़ती है कि भाई आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने पड़ते हैं, कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, हाउ एवर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिटेल्स ऑफ बीआरसी एफआईआरसी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। अब आता है पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ एवर इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ फेमा, फेमा के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो टर्म्स दिए गए हैं कि फॉरेन से इंडिया में पैसा आ रहा है तो किस तरीके से आना चाहिए, द एक्सपोर्टर शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो भाई आगे जाके सेल प्रोसीड्स आपके नहीं मिली है आपको, तो उस केस के अंदर आपको जो आपने रिफंड क्लेम कर लिया फालतू में, ठीक है, उसको क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी ना, आपका जीरो डेटेड सप्लाई मान लो, एक्सपोर्ट मान लो, वो एक्सपोर्ट ही नहीं माना जाएगा और उसकी कंसिडरेशन ही नहीं आई है। और जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं है तो उस एक्सपोर्ट के बेसिस पे जो आपको रिफंड मिला है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो वो आपको वापस करना होगा और उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करके वापस करना होगा विद इन 30 डेज। तो इस चीज को ऐसे याद रखना है कि डिपार्टमेंट जब पैसा आपको देगा तो वो आपसे दुगना टाइम लेगा, और जब आपसे पैसा वापस लेगा तो आपको 30 दिन देगा। तो यानी कि जब डिपार्टमेंट के रिफंड की बारी आई, इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना हुआ, तो उसको पे करना था 60 डेज के अंदर अंदर। हमें जब पे करना है उनको रिफंड वापस, तो 30 डेज के अंदर अंदर। इंटरेस्ट का डिफरेंस ये होता है कि भाई हमारा जिस दिन से ड्यू हो गया उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। डिपार्टमेंट अपने लिए 60 दिन का ग्रेस लेके चलता है कि भाई 60 दिन तक मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, उससे लेट हो गया तो शायद मैं दे दूंगा। ठीक है, शायद क्या, पक्का देगा। ओके, आगे चलते हैं। व्हेन अ डेफिशिएंसी मेमो issued in respect of a refund claim made under section number 54, डेफिशिएंसी मेमो, इसमें पूछा डेफिशिएंसी मेमो कब बनाया जाता है, कब इशू किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन नंबर 54 रिफंड का सेक्शन है। आगे चलते इसमें देखते हैं कि भाई रूल 93 प्रोवाइड्स करता है कम्युनिकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो कि है डेफिशिएंसी मेमो। तो ये क्या कह रहा है कि डेफिशिएंसी मेमो दिया गया है रूल नंबर 90 and 3, okay, where deficiencies are noticed. The sub rule also provides that once the deficiency memo has been issued, the claimant is required to file a fresh refund application after the rectification of the deficiency. तो ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर आप कि भाई आपको डेफिशिएंसी में बोल दिया कि यार ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप चुपचाप वो डॉक्यूमेंट जाके दे दो और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास डेफिशिएंसी मेमो आ गया है तो उस केस के अंदर आपको फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन देनी होगी अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के बाद। अब एक एडिशनल पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि भाई रिफंड के अंदर आपने देखा होगा आप चैप्टर के अंदर कि 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये जो डेफिशिएंसी वाला पीरियड है कि भाई देखो आपने तो रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया ना, आपने डिपार्टमेंट को 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर इनिशिएट कर दिया कि भाई मुझे रिफंड बनता है और मुझे लेना है। अब उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आ गई तो ठीक है यार, उसको ह्यूमन एरर मान के आपको उस चीज के लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा, पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी। आपको एक टाइम मिलेगा कि भाई इस टाइम के अंदर अंदर आप अपना जो डेफिशिएंसीज कवर कर रहे हो वो 2 साल की टाइम लिमिट में कवर नहीं होगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये यहां पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको बताई गई है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये डिस्कस करता है कि भाई स्टेट द एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एज एप्लीकेबल टू द रिफंड क्लेम्स। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है कि भाई आप कोई मतलब जो आपका नहीं बनता वो फायदा ना उठा लें। बेसिकली क्या हुआ कि आपने मान लो जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का बर्डन था वो सामने वाले पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आपके पैसे जितने आईटीसी आपका फालतू लगा, जो भी हुआ, आपके पैसे आपके पास आ चुके हैं वापस, स्टिल आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। नुकसान कोई उठा रहा है, रिफंड आप क्लेम कर रहे हो। आपने बर्डन पास ऑन कर दिया, आपका काम यहां से हो चुका है, फिर भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उसको अनजस्ट एनरिचमेंट बोलते हैं कि जहां पर आपका नहीं बनता वहां से भी आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो रिफंड के अंदर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, ये प्रूव करने के लिए आपको एक या तो डिक्लेरेशन लगती है या फिर आपको सीए का सर्टिफिकेट लगता है।
इन चीजों को आपको डिपॉजिट करना होता है। हाउएवर यहां पर जो बात हो रही है कि भाई कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको वो सर्टिफिकेट या वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं करना होगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। अब इसके अंदर ये कौन कौन से केसेस आ गए हमारे पास, तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भाई एक अच्छा खासा उसका डेटा होता है और प्लस बर्डन आपका इंडिया में आप किसी को पास ऑन नहीं कर रहे हो तो वहां पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आपको वो सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम पूछेंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता कि भाई आप अनजस्ट एनरिचमेंट कर भी रहे हो या नहीं। ओके आगे चलते हैं। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है आपके अकाउंट के अंदर, कितना, किस चीज के बेसिस पे, कि आपने जीरो डेटेड सप्लाई करी है कोई। अब जीरो डेटेड सप्लाई क्या होगी कि आपने जो रॉ मटेरियल था उस पे तो आपने टैक्स पे किया था, आपने आईटीसी इकट्ठा हो गया, बट जो आप सप्लाई कर रहे हो ना वो जीरो रेटेड है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप बर्डन ही नहीं पास ऑन कर पा रहे ना, तो यहां पर भी उस प्रूफ की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Where the credit has been accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies, यानी ISD। ISD क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IDS सॉरी। ओके तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है हमारे पास कि भाई आपने जो सप्लाई ली थी, रॉ मटेरियल लिया था प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पर 12% जीएसटी लग रहा था, बट जो आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी जो बन रही है वो 5% से बन रही है। तो यानी कि आईटीसी आपके पास ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतनी होगी ही नहीं कि उसके अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ कर सको। तो इस केस के अंदर आपको जो आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी है, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां जो 5% तक तो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, उस 12% का 5% तक की लिमिट का आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, बट ओवर एंड अबव दैट आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो वो जो पार्ट है बचा हुआ, वो आपको एज अ रिफंड मिल जाएगा। ओके और यहां पर हम आपसे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं पूछेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन अ सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर हो, या सप्लाई प्रोवाइड ही नहीं करी, ठीक है, या आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी है इन सबको डील कर लिया और प्रोवाइड ही नहीं हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेक्शन 77 आ गया। 77 बात करता है कि आपने आईजीएसटी भरना था लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी भर दिया, तो भाई आप गवर्नमेंट से ही लेके गवर्नमेंट को ही दे रहे हो, तो वहां पर भी हम आपसे ज्यादा इतना पूछताछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट पेड हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ है या फिर कुछ अदर क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। तो भाई ये था थ्योरेटिकल पार्ट। यहां पर अब आते हैं हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। इट इज एंगेज्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। The company is registered under GST in the state of Karnataka की बात हो रही है, okay. The company exports goods without the payment of tax under letter of undertaking in accordance with the provisions of section number 16(3) of IGST Act 2017। अब यहां पर ये डिटेल दी गई है, एक एक करके ये देखो 4 आइटम्स हैं। बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि इन चारों आइटम्स में से किस किस अमाउंट का हमें रिफंड मिलेगा, किस किस का नहीं मिलेगा, इन चीजों को डिस्कस करते हुए चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, मैं आपको इसमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में एकदम प्रेशर में और हाई स्पीड में आप काम कर रहे होते हो तो वहां पर गड़बड़ आपसे हो सकती है। तो किन किन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है उनको मैं यहाँ पे आपके सामने पॉइंट आउट करने वाला हूँ। सो भाई सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके फॉर $10,000 असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स इन इंडियन रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर पता क्या है, आपको याद होगा कि एक्सपोर्ट के केस के अंदर हम गुड्स का और सर्विसेज का अलग से कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। गुड्स के केस में हमने देखा होगा 1.5 टाइम्स जितना आप डोमेस्टिकली उस चीज को, जैसे आपने जो चीज एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, उसका डोमेस्टिकली वो चीज जितने में बिक रही है उससे 1.5 गुना प्राइस ही चार्ज कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप चार्ज कर रहे हो तो वहां पर रिफंड वाली चीज आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां पर विच एवर लोअर लेके चलते हैं, कितना का आपने एक्सपोर्ट किया है, डोमेस्टिकली जो बिक रहा है उसका 1.5 गुना कितना बनता है, विच एवर इज अर्लियर, हम उसको लेंगे और उसके बेसिस पे कॉम्प्यूटेशन होने वाली है गुड्स की, ओके। यहां पर क्या है कि यहां पर दिया हुआ है कि भाई डोमेस्टिकली ये 6 लाख रुपए का बिकता है। अब आपसे गलती यहां पर क्या हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार एग्जामिनर ने कोई चीज पूछी है तो कैलकुलेशन मांग रहा होगा, आप सबसे पहले 10,000 उठाएंगे जो कि 7 लाख है, और आप 6 लाख का 1.5 गुना कर देंगे जो कि 9 लाख आ जाएगा, और विच एवरेज लोअर करके आप इसमें कंप्यूटेशन कर देंगे, बट वहां आप गलत हो जाएंगे। एक छोटी सी लाइन ने यहां पर गेम चेंज कर दी है, वो क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज पेबल ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो भाई जहां ये चीज आती है वहां आप उसको रिफंड के मैकेनिज्म से उठा के बाहर फेंक दो, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस हैं, याद करना, आपको रिवाइज करा रहा हूं, 2 एक्सेप्शंस दी गई हैं। क्या क्या कि भाई इस केस में आपको कहां एक्सपोर्ट के केस के अंदर आपको वो नहीं मिलेगी,
तो वो है, पहली तो आपकी यहां पर दे ही दी इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरी आपकी इस केस में क्या बनती है कि आपको जो है यहां पर सेकंड चीज बनती है कि आपने ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया उसका। अब ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया तो भाई किस बात का रिफंड मांग रहे हो आप, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक आपका आता है कस्टम्स के अंडर, रिफंड आप जाके ले लोगे जीएसटी के अंदर, तो भाई वो आप दोनों तरफ से पैसा कमाने की सोच रहे हो, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो भाई ये आपको ध्यान में रखना है, जहां एक्सपोर्ट की बात आए और ये दो चीजें आपको दिख जाए तो रिफंड के मैकेनिज्म से उठा के उसको बाहर फेंक दो, आपका क्वेश्चन हो गया आसान। ये कैलकुलेशन में घुसने का ही नहीं अपने को, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। जो डोमेस्टिक सप्लाई है उस पर इसके ऊपर टैक्स लगा है 5%, ठीक है। इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स इज 18%। क्या हो रहा है यहां पर, इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आइडियाज यहां पर लग गया, तो यानी कि ये उस मैकेनिज्म में चला जाएगा, इसको उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होने वाला है, जब भी आपका क्वेश्चन आए, हो सकता है आपको दो सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़े। एक कैलकुलेशन होगी आपकी इनपुट जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, और दूसरी अभी कैलकुलेशन होगी जहां पर एक्सपोर्ट भी दे रखा है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। तो पहला नोट तो आपका यही बन गया, नोट नंबर 1 आप क्या डालोगे कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हो रही है तो इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आपके पास आ गई यहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इसकी हम पूरी कैलकुलेशन में जाने वाले हैं। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रिसिपिएंट। आईटीसी क्लेम हो गया यहां पर, तो इस केस के अंदर भी यहां पर इसको हम डील करने वाले हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर इज 5 लाख रुपए। एग्जेम्प्ट सप्लाई हम देखेंगे ही नहीं, हमने देखा है कि हमने एक्सपोर्ट किया है 6 लाख रुपए में, 5 लाख में डोमेस्टिकली होता, तो क्या इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, नहीं लग रही। तो इस केस के अंदर यहां पर इसको एक्सपोर्ट्स के अंदर रिफंड मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट में आपको अच्छे से याद होगा, तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन के पॉइंट्स बताऊंगी आपको यहां से क्या क्या चीजें उठानी है, तो पहले तो भाई टोटल टर्नओवर ले लो सारी की सारी। यहां पर हमारे पास कितनी बन गई, ये बन गई यहां पर आई गेस 28 लाख रुपीस, ये तो हमने पूरी ले ली, तो हमारे पास एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो आ गई, एक आइटम हमने कैलकुलेट कर ली है। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं आईडीएस के बारे में, तो हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें टोटल इनपुट टैक्स चाहिए, ठीक है, हमें एलिजिबल इनपुट टैक्स चाहिए, और हमें चाहिए कि भाई जो हमने गुड्स परचेज किए हैं उस पर इनपुट टैक्स कितना लगा है वो चाहिए, और हमें साथ में चाहिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर। ये सब चीजें चाहिए हमें, एक एक करके चीजें उठाते हैं। टर्नओवर पहली तो आ जाइए हमारे पास 10 लाख रुपीस, दूसरी टर्नओवर हमारे पास एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आ गई हमारे पास 28 लाख रुपीस, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारे पास आ गई 10 लाख का 5%। अब बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी के अंदर आपको याद होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में आईटीसी आप लोगे, जिसका आपको प्रोपोर्शनेटली आपको वापस मिलेगा, और टोटल आईटीसी नेट आईटीसी कंप्यूट करते समय कैपिटल को नहीं लेना है। सर्विस और गुड्स को दोनों को लोगे, बट कैपिटल को नहीं लेना है। बट किसके प्रपोर्शन में हमें मिलेगा, हमें सिर्फ इनपुट्स के प्रपोर्शन में वहां पर वो चीज मिलेगी। आई गेस थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्वेश्चंस के थ्रू देखते हुए, बट लेट्स चेक आउट द आंसर, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो भाई पहला तो देखो वर्किंग नोट था वो एज इट इज आ गया कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हो रही है, तो उस केस में आपको कोई रिफंड यहां पर नहीं मिलेगा, निल। ओके, सेकंड पार्ट हम अब कर रहे हैं, तो भाई हमने वहां पर क्या क्या अमाउंट्स देख लिया। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो कि थी हमारे पास 28 लाख रुपीस, ये हमने टोटल निकाल ली थी। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि है हमारे पास 10 लाख रुपए, इनटू में नेट आईटीसी। नेट आईटीसी हमारे पास कितना बनेगा यहां पर, नेट आईटीसी को हम लेंगे यहां पर हमारे पास गाइस जो इनपुट्स पे हमें मिलने वाला है 3,50,000 रुपीज, तो ये हमारे पास आ गया नेट आईटीसी, ठीक है। हियर नेट आईटीसी इज 3,50,000 रुपीज, तो यहां पर इसको भी मैं लिख देता हूं 3,50,000 रुपीज। माइनस में हम क्या करने वाले हैं, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों, क्योंकि भाई आपको मैंने अच्छे से समझाया था इसके अंदर, पिछले क्वेश्चन में हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर होता क्या है बेसिकली कि आपने 18% पे आपने इनपुट लिया है, 5% पे आप आगे सप्लाई कर रहे हो। आपको किस प्रपोर्शन में रिफंड मिलने वाला है, आपको रिफंड मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ उतनी अमाउंट का जो कि ओवर एंड अबव वो 5% है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के प्रपोर्शन में जो आईटीसी बनता है आपका, उसको माइनस करेंगे आपके टर्नओवर के प्रपोर्शन में जो आईटीसी बनता है उसके हिसाब से, और फिर जो बैलेंस आने वाला है दैट वुड बी द अमाउंट रिफंडेबल टू यू। तो इस केस के अंदर हमने सारी अमाउंट यहां पर लिख ली है। आईटीसी टोटल हमारे पास देखा है हमने इनपुट्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स का नहीं लेंगे,
और आईटीसी जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुड्स का मिलेगा। नेट आईटीसी आपका यहां पर गुड्स का बनता है 3,50,000 रुपए, और टोटल जो आपका मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का मिलाकर तो वो मिलेगा आपको यहां पर 5 लाख रुपए। तो यहां पर टोटल आ गया आपका 5 लाख रुपए। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बनती है? 10 लाख का 5% गाइस यहां पर आ जाएगा आपके पास, जो कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी यहां पर 50,000 रुपीज। तो भाई फॉर्मूले में हमने सारी की सारी आइटम्स को फिट कर लिया है। कहां से कैसे कैसे चीजें उठाई हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो एक छोटी सी आइटम के लिए आपको कितनी सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ी। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो ध्यान रखने हैं कि भाई ये जो चीज है इसमें कैपिटल नहीं आएगा, सिर्फ इनपुट एंड सर्विसेज आएगी। आईटीसी जिस प्रपोर्शन में हमें मिलेगा that would be only in the proportion of goods वाला पार्ट, not the whole part. ओके, बट देखो ये फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से हुआ है कि ये जो पार्ट है, यानी कि इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाली जो टर्नओवर है उसको बनाने में ये दोनों लगी है। ठीक है, हमें इनपुट्स का गुड्स भी लगा है, इनपुट्स ऑफ सर्विस भी लगा है, लेकिन ये दोनों तो लगी हैं इसके ऊपर, हमें मिलेगी सिर्फ गुड्स की। सो दिस इज हाउ दिस कैलकुलेशन इज डिराइव्ड कि इसको बनाने के लिए ये सब लगा लेकिन हमें सिर्फ ये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि इसको बनाने के लिए इनपुट्स एंड गुड्स दोनों लगे हैं लेकिन हमें सिर्फ गुड्स का मिलेगा इन प्रपोर्शन टू टर्नओवर। टर्नओवर के अंदर उस चीज को निकालेंगे, उस तरीके से हम यहां पर डील करने वाले हैं। सो गाइस ये ही है पूरे के पूरे रिफंड का थोड़ा टेक्निकल सा पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट, एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, ये हमने कर लिया। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अब इसका देखो वर्किंग नोट पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये कि भाई एज पर सेक्शन 239 डीम्ड एक्सपोर्ट मींस सच सप्लाईज ऑफ गुड्स एज विल बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। Supplies to EOU is notified as deemed export. Or in respect of supplies regarded as deemed export, the application of refund can be filed by the supplier of deemed export supplies only in case where the recipient does not avail ITC on such supplies. ठीक है, तो भाई डीम्ड एक्सपोर्ट्स इसके अंदर आती है, बट आईटीसी हमें इसका वो भी मिल जाएगा रिफंड, लेकिन एक कंडीशन यही है कि भाई जिस बंदे को आपने सप्लाई किया है उसने आईटीसी ना लिया हो। तो भाई यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है यहां पर कि भाई आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट, तो इसको भी हम नील कर देंगे। यहां पर भी कोई रिफंड आपका नहीं बनता और ना ही आपको मिलेगा। अब लास्ट पार्ट आया आपके पास, यहां पर आपकी जो कैलकुलेशन 1.5 टाइम्स वाली थी वो लगेगी कि भाई एक्सपोर्ट किया आपने एग्जाम सप्लाईज को जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी है, ना आपने ड्रॉबैक लिया है, तो आपको यहां पर सीधी सी बात है रिफंड आपका क्लेम बनता है। कितना बनता है? तो भाई सबसे पहले तो 5 लाख का जो डोमेस्टिकली सप्लाइड है उसका आप करो 1.5 और 6 लाख विच एवर इज लोअर, इस अमाउंट का आपको मिल जाएगा इन प्रपोर्शन टू व्हाट, टू द एंटायर टर्नओवर अगेन 28 लाख। तो भाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख इनटू में जो आपका नेट आईटीसी बनता है उस प्रपोर्शन में आपको वो चीज वापस मिल जाएगी। तो किस तरीके से है कि भाई द मैक्सिमम रिफंड अमाउंट अंडर सेक्शन विल बी 5 लाख इंटू में 6 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख। अब ये 5 लाख कौन से हैं? ये वही हैं 3.5 लाख प्लस में 1.5 लाख जो कि आपका नेट आईटीसी था। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको रिफंड में नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसका जो कंप्यूटेशन आएगी वो भी यहां पर रिफंड का पार्ट बन जाएगा और यहां पर हम डाल देंगे टोटल अमाउंट। दिस इज द मैक्सिमम टोटल अमाउंट क्लेम जो आपका एडमिसिबल होगा, इतना ही आपको मैक्सिमम रिफंड मिल पाएगा। तो गाइज यहां पर ये हुआ क्वेश्चन खत्म। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा ही है बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर क्या है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्राइमा फेसी देखते ही कि भाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली बात यहां पर हो रही है। आउटपुट टैक्स है 5%, 5% 18, इनपुट है 18, 18, 18। अब आइडेंटिफाई करते हैं किस किस इनमें से सब प्रोडक्ट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आइडेंटिफाई करते हैं आगे फर्दर डिटेल्स में। तो भाई सबसे पहली बात तो यहां पर ये सर्विस आ गया, तो सर्विस का आईटीसी हमें नहीं मिलता, लेकिन नेट आईटीसी में उसको जरूर इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास टोटल आईटीसी में उसको जरूर इंक्लूड करेंगे, सिर्फ कैपिटल को नहीं करते, टोटल आईटीसी में सब आता है। इस केस में नेट आईटीसी आपका सिर्फ गुड्स का होता है। ओके, आगे चलते हैं। रिफंडेबल अमाउंट निकालनी है हमें, प्रोवाइडेड दैट बी इज नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। तो बी को तो भाई पहले ही हटा दो, बी के प्रपोर्शन में कुछ नहीं मिलेगा। सी आपका रहा सर्विस, तो हमें जो रिफंड मिलेगा वो ओनली दैट विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ₹5 लाख। इस ए के ऊपर आपको रिफंड मिलेगा। टोटल अब आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह देखें, टर्नओवर हम टोटल लेंगे। ठीक है, टोटल टर्नओवर आपकी बन गई यहां पर 9,50,000 एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके,
आपकी टर्नओवर इन प्रपोर्शन टू दिस अमाउंट विल बी 5 लाख रुपीज, क्योंकि जिसका हमें रिफंड मिल रहा है। टोटल आईटीसी आपका कितना बना, 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000, ये आपका टोटल आईटीसी बनेगा। गुड्स और सर्विस दोनों लेते हैं। और आपका जो आईटीसी जिसके प्रपोर्शन में आपको रिफंड मिलने वाला है, दैट इज इन रिलेशन टू ओनली गुड्स। तो ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेंगे, गुड्स हम दोनों का लेंगे, क्योंकि भाई इनपुट में जो लगी है चीज वो दोनों की लगी है, मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के प्रपोर्शन में। ठीक है, तो यहां पर आपका 54,000 प्लस 54,000 1,08,000 आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा 1,18,000 इन प्रपोर्शन टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, 5 लाख के ऊपर 5% आपका, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख पे 5%। इस तरीके से आप इसको कंप्यूट करने वाले हो। तो भाई क्वेश्चन देखते देखते अगर आप आंसर में से ना 90% चीजें आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका आंसर करना उसको काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो भाई यहां पर यही चीजें हैं। ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हमने निकाल ली थी 9,50,000, ऊपर की टर्नओवर हमारे पास आ गई थी 5 लाख, नेट आईटीसी हमारे पास आ गया था 1,08,000, 54,000 प्लस 54,000। ये जो आईटीसी हमारे पास आया था वो आया था 1,18,000, 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000, यानी कि गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। और जो नेट आईटीसी आपको मिलेगा वो था हमारे पास 1,08,000। अब आया हमारे पास टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड, तो आ गया हमारे पास 5 लाख का 5%। तो इसको अगर हम आंसर करें यहाँ पर तो ये आ गया आपका 9,50,000 रुपये। टर्नओवर ऑफ आईएसडी आपका आ गया हमारे पास, आईडीएस आपका 5 लाख रुपीज। तो भाई 5 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 इंटू में 1,80,000, जो कि क्या है 54,000 प्लस 54,000 गुड्स के केस का आईटीसी। दूसरा आपका माइनस करना है 25,000, जो कि है आपका 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ऊपर रखेंगे 1,08,000, नीचे रखेंगे 1,18,000। पिछले क्वेश्चन में जो आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थी वो आपका एक तरह से दोबारा यहां पर रिवाइज हो गया है, बिकॉज यही 2 पार्ट्स है। ज्यादा कैलकुलेशन जो एग्जाम्स के अंदर आएगी वो इन्हीं 2 पार्ट्स के बीच में आपके पास आने वाली है। ये अच्छे से आपने क्रैक कर लिया तो भाई 8 नंबर पक्के हैं। और पता है ज्यादातर इस क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके अंदर एग्जाम्स के अंदर एज इट इज आपको सेम देखने को मिल सकते हैं स्टडी मटेरियल से। तो भाई इन मार्क्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना अपने को। ठीक है, अब आते हैं बचे कुछ 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके अंदर, जो कि किस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू सेक्शन 54(3) मेंशन द केस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। ठीक है, तो भाई किन किन केसेस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका अनयूटिलाइज मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो जीरो डेट सप्लाईज के अंदर, मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और आईडीएस, ये दोनों मेथड हमने देखे हैं। इन दोनों के फॉर्मूले हमने देखे, ऊपर जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो इन्हीं 2 चीजों के ऊपर थे। अब इसमें साथ साथ ये भी पूछा है कि भाई किन किन चीजों में नहीं मिलेगा। तो भाई वो हमने जो भी हम याद कर चुके हैं, वो क्या देखा था हमने कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, तो वहां आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों केसेस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका। लास्ट क्वेश्चन किस बारे में बात करता है। अब देखो, आप धीरे धीरे आप करते जा रहे हो, आपको चीजें क्लियर होती जा रही है, तो कितना मजा आ रहा है इस चीजों को समझने में और करने में भी। तो भाई स्टेट फ्यू केसेस वेयर रिफंडेबल अमाउंट शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये भाई इनडायरेक्टली ना वही चीज पूछ ली, अनजस्ट एनरिचमेंट वाली बात। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स देखोगे ना आपको वही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एप्लीकेंट को कब दिए जाते हैं पैसे, एप्लीकेंट को कब दिए जाते हैं पैसे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब जाते हैं, जब आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स आगे ट्रांसफर कर चुके हो, आपको अनजस्ट एनरिचमेंट वो नहीं देना चाहते, और जिसके पास बनते हैं, जिसने वो बर्डन उठाया है, उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड से पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर बर्डन आपका पास ऑन नहीं हुआ है, आपने ही वो बर्डन झेला है, तो उस केस के अंदर आपको ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि किन किन केसेस के अंदर मैंने अप्लाई किया तो मुझे ही मिलेंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाने वाले। तो वो वही पॉइंट्स बनते हैं आपके कि भाई आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है इन केस ऑफ जीरो डेट सप्लाई, या फिर इन्वर्टेड, जो हमने 2 क्वेश्चंस ऊपर किए। फिर आ गया आपके पास कि भाई सप्लाई आपकी प्रोवाइड नहीं हुई, और उसके बाद आपका आ गया कि भाई रिफंड ऑफ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन ट्रीटिंग इट टू बी इंट्रास्टेट, यानी सेक्शन नंबर 77। अब यहां पर आप ब्यूटी ऑफ एग्जाम्स देख रहे हो, 2 क्वेश्चंस एक ही आपके स्टडी मैट के अंदर पूछे गए हैं अलग अप्रोच से। एक में बात की अनजस्ट एनरिचमेंट की, और दूसरे में उन्होंने घुमा फिर आगे चीज पूछी है, पूछा वही है, आंसर भी वही है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन हमने किया, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं एज इट इज सेम है। मैं पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखता हूं। ये आपका एक्सपोर्ट का पॉइंट हो गया, ये आपका जीरो रेटेड का पॉइंट हो गया, और आईडीएस का पॉइंट हो गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। ये आपका हुआ कि भाई नॉट प्रोवाइडेड, जो आपने सप्लाई प्रोवाइड ही नहीं की। ये आ गया सेक्शन नंबर 77, जो कि था गलत टैक्स पे कर दिया, आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, या वाइस वर्सा।
अगला आपके पास आ गया कि भाई जो आपका इंसिडेंस था आपने ट्रांसफर ही नहीं किया, और लास्ट पॉइंट आ गया कि भाई गवर्नमेंट इंटरेस्ट बोन बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्संस। ये पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अब इससे पहले जो हमने आंसर पढ़ा था उसके पॉइंट्स देखते हैं जरा। गाइस देखो, एज इट इज सेम, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड एंड आईडीएस नॉट प्रोवाइडेड, सेक्शन 77, इंटरेस्ट नॉट पास्ड। चीजें अलग अलग पूछी गई हैं, आंसर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज आपने अनजस्ट एनरिचमेंट पढ़ा है दैट डजंट मीन कि आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। उसको आंसर करने के लिए आपको उस क्वेश्चन की सेंस समझनी है। उसमें पूछा क्या था आपसे, सीधी सी बात पूछी थी कि भाई अगर मान लो किन केसेस के अंदर एप्लीकेंट को मिल जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर में नहीं जाएगा, वो वही केसेस हैं जहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, जहां पर आपको रिफंड उसी इंसान को दिया जाएगा जिसको चाहिए। तो ये चीजें सेम है, भाव या फिर पूछने का तरीका अलग है। इस चीज को, यही तरीका है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए हर चीज को गाइस एग्जाम्स के अंदर। ये छोटी मोटी गलतियां आपको गलत करा सकती है आपकी चीजों को। तो यहां पर ये रिफंड का चैप्टर होता है खत्म। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।